So hello students and welcome back to another video and welcome back to business studies. तो स्टूडेंट्स आज की अगेन एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट इज बिजनेस सर्विसेज का एक पार्ट इंश्योरेंस सर्विसेज के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े थे आई एम श्योर कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो राइट मी इन दी कमेंट सेक्शन, ताकि हम उसके बारे में जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें, राइट। तो अभी का काम क्या है, आज जो हम सीखने वाले हैं इसमें हम सीखने वाले हैं इंश्योरेंस सर्विस। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट ये है स्टूडेंट्स कि आपको ये जो वीडियो है वो आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए अच्छी है, समझने के लिए अच्छा है, लेकिन याद करने के लिए आपको नोट्स तो चाहिए ही होंगे ना। तो वो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारा इंस्टा पेज का लिंक, वहाँ पर जाओ और एब्सोल्युटली फ्री एंड बहुत ही शानदार नोट्स आपका वेट कर रहे हैं। तो जाओ और फ्री में डाउनलोड करो, पढ़ो और स्कोर करो। तो अभी बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स इंश्योरेंस वर्ड आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सुना होगा, बार बार सुना होगा, एवरी नाउ एंड देन आप सुनते आ रहे हो कि भाई इंश्योरेंस करा ले, इंश्योरेंस करा ले। इंश्योरेंस है क्या? इंश्योरेंस बहुत सिंपल सा अगर मैं कहूँ तो इंश्योरेंस एक ऐसी टेक्निक कह लो आप, या एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने लॉस को कवर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी कि अब किसी चीज़ का इंश्योरेंस करा ले, फॉर एग्जांपल आपका ये फ़ोन है, तो जब जाते होगे ना आप ये फ़ोन खरीदने के लिए, तो जो शॉपकीपर है वो आपको ज़रूर बोलता होगा कि सर इसका इंश्योरेंस करा लो, इंश्योरेंस करा लोगे तो आपका फ़ोन चोरी हो जाए या गुम हो जाए या टूट जाए फूट जाए व्हाटएवर जो भी है, तो आपको ये क्लेम मिल जाएगा और आपका लॉस बच जाएगा। होता है ना ऐसा? तो अब इसके लिए समझो क्या हो रहा है, ये एक लॉस कवरिंग टेक्निक है जिससे अगर अपने लॉस को आप कवर कर सकते हो। एक कंपनी बैठी है, ठीक है, जो कि आपके इस लॉस की भरपाई कर सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि इसकी ज़रूरत क्या है। देखो दो ज़रूरत है आपके लिए। एक ज़रूरत है कि बाई चांस एक्चुअली में आपका फ़ोन टूट जाए या लॉस हो जाए तो आपको लॉस रिकवर हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी का एक सोर्स ऑफ इनकम है, 1 साल का इंश्योरेंस होता है। 1 साल में आपने प्रीमियम भर दिया अपना, लेट्स से कि 3,000 रुपये आपने प्रीमियम भर दिया, और अगर आपका लॉस नहीं होता है, फ़ोन चोरी नहीं होता है, फ़ोन नहीं टूटता है, तो क्या होगा? वो पैसा आपका गया, है ना। लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी थी हमारे पास। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी के लिए वो क्या थी? एक इनकम। तो 1 साल के 3,000 जो थे वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, अब वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, आपको कोई पैसा उनको नहीं देना है। तो दिस इज हाउ इंश्योरेंस वर्क्स। तो अभी चलते हैं थोड़ा बुकिश लैंग्वेज पे आते हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज क्या होती हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या है हमारी? इट इज कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योरेंस कंपनी एंड इंश्योर्ड फर्म, इंडिविजुअल या फिर कोई फर्म हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। यानी इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक जो इंश्योरेंस कर रहा है, दूसरा जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है, राइट। इन विच द इंश्योरर agrees to make good the loss. Now this word is important, agrees to make good the loss. लॉस को गुड कर रहा है, यानी कि जो आपका लॉस हो रहा है ना वो उस लॉस की भरपाई कर देगा, लॉस को भी अच्छा कर देगा। लॉस अच्छा तो नहीं होता वैसे, लेकिन उस लॉस की क्या कर देगा? भरपाई कर देगा। टू मेक गुड द लॉस, जो आपका लॉस होगा उस लॉस को वो गुड कर देगा, राइट। इफ इंश्योरेंस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ रेगुलर पेमेंट कॉल प्रीमियम। अब फ्री में तो नहीं करेगा भाई, ये तो बहुत सिंपल वाली बात है ना। आप भी कोई काम फ्री में तो नहीं करोगे। अब जैसे मैंने बताया कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहा कि इस फ़ोन का इंश्योरेंस करा लो, आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे और 1 साल के लिए आपका फ़ोन इंश्योर हो जाएगा। तो 3,000 जो आपने दिए ना, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है ना, मरीन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, ठीक है, व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, अलग अलग टाइप के हैं। तो हमारे पर्पस के जो है वो हम आगे पढ़ के चलेंगे, लेकिन इंश्योरेंस अलग अलग टाइप के होते हैं जिसमें आपको एवरी ईयर पेमेंट भी करनी पड़ती है। जो पेमेंट आप करते हो इस सिक्योरिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। सिंपल है ना। तो ये हमारा दिस होल एग्रीमेंट इज रिटर्न एंड इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो जब भी बात पैसे की आती है और 2 लोगों के एक गठबंधन कह लो आप, या उनकी पार्टनरशिप कह लो, नॉट पार्टनरशिप एक्चुअली, 2 लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना पैसे रिलेटेड, वो ज़्यादा अच्छा हो अगर वो रिटर्न फॉर्म में हो, वरना कल को दिक्कतें आ सकती है। तो भले छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, लेकिन सब कुछ लिखा हुआ होता है और जो टर्म्स हैं वो सारी मेंशन होती है। तो आपको वो ध्यान रखना है, जब भी इंश्योरेंस कराओ तो टर्म्स के ऊपर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। फंक्शंस क्या है, क्या क्या काम इंश्योरेंस कंपनी करती है, फंक्शंस यानी उनके कार्य। नंबर 1,
नंबर 1 क्या है? सर्टेनिटी, है ना, सर्टेनिटी है ना, कि अब क्या सर्टेनिटी है बच्चों आपको, कि साफ साफ दिख रहा है कि आपका कोई लॉस अगर होगा ना तो आप सर्टेन हो, ठीक है, कि जो लॉस है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, है ना। आपको बोला गया है ना कि भाई तुम्हारा फ़ोन टूटता है या चोरी होता है, कुछ भी होता है, जैसे अपनी बाइक है, आपकी स्कूटी है, स्कूटी का भी इंश्योरेंस होता है, तो कुछ भी टूट फूट होती है, कुछ टूटता फूटता है या गुम हो जाती है, चोरी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको उस लॉस को रिकवर करके देती है, आपका पैसा वापस करती है। तो ये सर्टेनिटी ऑफ रिकवरिंग लॉस है, तो ऑफ पेमेंट इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस होता है तो उसकी भरपाई की जाएगी, उसकी पेमेंट की जाएगी, ये सर्टेन है, पक्का है। नंबर 2 प्रोटेक्शन, तो वही है, जब आपको सर्टेन है कि लॉस भर जाएगा तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई है, आप प्रोटेक्टेड हो कि चलो ठीक है, स्कूटी में आपके फ़ोन में जो टूट फूट होती भी है, चोरी हो भी जाती है, तो ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल्दो आप चाहोगे नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो ऐसा नहीं कि इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत होने वाली है, वो पैसा आपको मिल जाएगा, ऑल्दो पूरा नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना आप। कहीं आप सोचो कि जितना लगाया ना सारा का सारा ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक रेशियो सेट किया जाता है, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग रेशियो होता है पेमेंट का, है ना। वो डिपेंड करता है गुड टू गुड, एसेट टू एसेट, और मतलब डिपेंड्स, है ना। अगला, तो अगेंस्ट लॉस प्रोटेक्शन होती है इसमें। रिस्क शेयरिंग, ऑब्वियसली यही तो कर रहे हैं, आपका जो रिस्क है, रिस्क ऑफ लूजिंग योर गुड, है ना, उसी को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपके रिस्क की वो शेयरिंग कर रही है कौन? इंश्योरेंस कंपनी, बाय गिविंग यू मनी ऑन द लॉस ऑफ द इवेंट जो भी आपका होगा। कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज प्रीमियम इज इन्वेस्टेड इन वेरियस प्लेसेस। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, बड़ी चालाक होती है। जैसे आपको अगर LIC की बात करें ना हम, तो LIC जो है ना, वो इंडिया की सबसे बड़ी स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है। और सुनने में क्या, आज तक आपने क्या सुना है कि LIC आपको इंश्योरेंस देती है, इंश्योरेंस देती है, लेकिन जो आप पैसा देते हो ना इंश्योरेंस कंपनीज को, वो उस पैसे को बहुत ही सूझबूझ से, बहुत ही समझदारी से कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपका पैसा उतने टाइम के लिए उनके पास पड़ा हुआ है, और वहां से वो पैसा जनरेट करते हैं, अपनी कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, अपना पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, और इस तरीके से कैपिटल बनाते हैं। समझ रहे हो? तो LIC जो अभी तक सुनते आए हो ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बेसिकली वो अपने आप में एक इंश्योरेंस कंपनी तो है ही, लेकिन बहुत ऊंचे लेवल की इन्वेस्टिंग कंपनी भी है, जो कि ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टमेंट करके अलग अलग तरीके से पैसे कमाती है, ठीक है। तो ये आपका फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। भाई अपने सिद्धांत भी है ना, जो इंश्योरेंस है उनके अपने खुद के कुछ सिद्धांत है। क्या प्रिंसिपल्स हैं, थोड़ा उसको देखना पड़ेगा हमें। नंबर 1, अटमोस्ट गुड फेथ। भाई देखो, विश्वास पे तो दुनिया टिकी हुई है, समझ रहे हो। अगर आप चाहो कि भाई मैं सारी बातें छुपा भी लूँ और फिर भी इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम दे दे, तो पागल तो नहीं बैठे इंश्योरेंस कंपनी, क्यों क्लेम दे देगी भैया आपको। आपने अपनी बात, देखो क्या होना चाहिए, जैसे आप इंश्योरेंस कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वैसे इंश्योरेंस कंपनी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। तो दोनों के बीच में जब फेथ होगा ना, और सारी चीज़ें फुल्ली डिस्क्लोज होंगी, कोई झूठ नहीं होगा बीच में, तो यहाँ पर बनेगा एक रिलेशन, और तभी वो आपके लॉस में आपकी पेमेंट कर पाएगी, वरना नहीं करेगी। तो ज़रूरी क्या होती है कि एक आपका इंश्योरेंस कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी का आप पे फेथ होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस में आपका साथ देगी, और इंश्योरेंस कंपनी को आप पे फेथ होना चाहिए कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो सारी सही की है। अगर छुपाओगे ना तो भरना पड़ेगा आपको, फालतू में लॉस भरना पड़ेगा, लॉस हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर उनको मिलता है कि आपने कोई बात छुपाई है, हाइड करी है, तो आपको वो क्लेम नहीं देते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनना जरा। बोथ द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट्स। मटेरियल फैक्ट्स मतलब दोज फैक्ट्स विच में अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग। समझ रहे हो? ये मटेरियल फैक्ट्स क्या होते हैं, जो मटेरियलिस्टिक चीज क्या होती हैं, जो कि अफेक्ट कर सकती हैं आपके डिसीजन मेकिंग को, यानी जिसका एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, राइट। टू ईच अदर एंड नो इंटेंशन टू हाइड फैक्ट्स विच अफेक्ट द पॉलिसी। और सारी बातें क्लियरली डिस्क्लोज होनी चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, और छुपाने का कोई रीजन नहीं होना चाहिए, या कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। इस केस में आपको इंश्योरेंस का लॉस कवर किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। फेलियर टू डू सो विल मेक द पॉलिसी नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब खत्म, नो इंश्योरेंस क्लेम विल बी गिवन टू द इंश्योर्ड। जिसने इंश्योरेंस कराया है उसका कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा, अगर पता चलता है कि उसने झूठ बोला है। जैसे मान लो कि आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे आगे पूछ लिया कि भाई आप ड्रिंक करते हो क्या, दारू वारू पीते हो, तो आपने बोल दिया कि नहीं जी मैं तो नहीं करता, मैं बहुत सुथरा हूँ, है ना। लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, आपको कुछ प्रॉब्लम आती है और आपको तबीयत ख़राब हो जाती है, और फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें आता है कि जो आपके बॉडी में
जो लिकर है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। और थोड़ी और रिसर्च करते हैं इंश्योरेंस वाले तो पता चलता है कि आपका तो दिन का जो कुल्ला है ना शुरुआत का, वो कुल्ला भी, समझ रहे हो, उससे ही हो रहा है। और आपने क्या बता रखा था कि भाई जी मैं तो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं पीता हूँ, ये है वो है, और आप तो सुबह दोपहर शाम रात सब चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपने झूठ बोला है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, क्योंकि सम फैक्ट्स दैट शुड हैव बीन टोल्ड टू इंश्योरेंस कंपनी वर हिडन, ठीक है, वर अनटोल्ड। तो यहाँ पर ये जो पॉलिसी है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, यानी उसका कोई क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि जो भी पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है उसका इंश्योरेंस के प्रति इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पड़ोस में एक दादाजी है जिनकी तबीयत बड़ी खराब रहती है, और अब मेरे दिमाग में चालाकी सूझ रही है कि चल एक काम करता हूँ, इसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ, है ना, इसका लाइफ इंश्योरेंस करा लेता हूँ। पहले तो बहुत महंगा पड़ेगा मेरे को, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मेरे को बेनिफिट होगा, तो मैं इसका इंश्योरेंस मैं करा देता हूँ और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ऐंठ लूँगा। इतनी पागल है क्या इंश्योरेंस कंपनी, है ना? नहीं। तो अब यहां पर क्या है कि आपका इंटरेस्ट इंश्योरेंस जो करा रहे हो उसमें आपका क्या इंटरेस्ट है। मैं अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आता है। मैं अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आता है। मैं अपने किसी फैमिली मेंबर का कराऊंगा, इंश्योरेंस कंपनी को समझ में आता है। बट जिसको मैं जानता नहीं या मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उसके साथ, कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ, मैं उसका करा रहा हूं इंश्योरेंस, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि वहां पे मेरा कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। आप समझ रहे हो? तो ये चीज ध्यान रखनी होती है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है। तो द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पॉलिसी। उस पॉलिसी में जिसकी पॉलिसी हो रही है उसका इंटरेस्ट जरूरी है, वरना मैं अपने दोस्त की बाइक का इंश्योरेंस करा के उसकी बाइक रात को जाके तोड़ दूं और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लूं, है ना? ये पॉसिबल नहीं है। तो विदाउट दिस द पॉलिसी वुड बी गेम ऑफ गैम्बल हैंड्स विल बी वॉइड, दैट इज लॉ डज नॉट परमिट इट, क्योंकि ऐसा कोई परमिशन नहीं दी जाती है, ठीक है, लॉ की। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंडेमनिटी। इंडेमनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, तो ध्यान से सुनना, जहां पे समझ में ना आए कमेंट में लिखना, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा, वैसे कोशिश करेंगे अभी अभी समझ में आ जाए। क्या देखो, द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड in the event of loss in the same position that occupies just before happening of the event and is not policy to make a profit। लो, ये क्या बोल दिया भाई, कुछ अलग सा ही बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, सर के ऊपर चला गया तो हवाई जहाज हो गया। नहीं, बहुत ईजी है, सिंपल सा स्टूडेंट। देखो ऐसे होता है कि आपने जितने का इंश्योरेंस कराया था, इट इज नॉट नेसेसरी यू विल गेट द सेम अमाउंट, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ लॉस दैट हैज इनकर्ड। जितने का लॉस हुआ है ना, आपको उतना मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितने के आपने पॉलिसी करा रखी है। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। मान लो कि मेरी बाइक है और मेरी बाइक जो थी वो बाइक की वैल्यू 1,58,000 की मेरी बाइक थी, ठीक है। मैंने इंश्योरेंस कराया, इंश्योरेंस कंपनी के अकॉर्डिंग मेरे को अगर मैं लॉस हो जाता तो मेरे को 1,20,000 मिल जाएंगे, सपोज इतने मेरे को मिल जाएंगे। लेकिन मेरी बाइक का आगे वाला मडगार्ड टूट जाता है, सिर्फ आगे का मडगार्ड, क्या, टेल लाइट टूट जाती है। मेरी टेल लाइट की वैल्यू है हमारी, लेट्स से कि 500। अब एक बात बताओ, मेरा जो लॉस हुआ है 500 रुपए का, और मैं इंश्योरेंस कंपनी से, क्योंकि मैंने 1,20,000 की वैल्यूएशन पे अपना इंश्योरेंस करा रखा है, तो मैं उनसे 1,20,000 ले लूंगा, ये वो दे देंगे मेरे को? पागल है क्या वो? नहीं ना। तो बस यही है कि लॉस से पहले आप जिस सिचुएशन पे थे उस सिचुएशन तक आपको वापस पहुंचा दिया जाता है। यानी कि आपकी जो टेल लाइट टूटी है ना, मेरी बाइक की जो टेल लाइट टूटी है, मुझे उसकी रिकवरी दे दी जाएगी, ये थोड़ी कि पूरी बाइक की रिकवरी दे दी जाएगी। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं, एक फैक्ट्री में 10 लाख का माल पड़ा हुआ था, लेट्स से, है ना, 10 लाख का माल पड़ा हुआ था, ठीक है। और एक दिन लॉस से एक दिन पहले क्या होता है कि जो वहां का मालिक है वो अपना कुछ सामान जो ट्रांसफर कर देता है, तो अब जो वहां पर माल पड़ा हुआ है वो पड़ा है 3 लाख रुपए का, 3 लाख का, और ना एक रात को आग लग जाती है, फायर इनकर्ड, और ना सारा माल जल जाता है, 3 लाख का माल जल जाता है। तो क्या अब इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख का क्लेम देगी? नहीं। कितने का क्लेम देगी? 3 लाख पे, यानी फॉर द लॉस दैट हैज इनकर्ड, नॉट फॉर द पॉलिसी दैट वाज मेड। आपने पॉलिसी कितने की कराई थी? 10 लाख की, ठीक है, लेकिन लॉस कितने का हुआ? 3 लाख का। तो आपको कितने का मिलेगा? आपको मिलेगा 3 लाख पे क्लेम, ना कि 10 लाख पे। इस वाले पॉइंट को मैं इतना एलैबोरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान रखना, केस स्टडीज भी बन जाती हैं इसके ऊपर, तो मेक श्योर कि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो। नेक्स्ट,
तो स्टूडेंट्स अगला आ जाता है हमारा बहुत ही स्टाइलिश वर्ड, स्टाइलिश प्रिंसिपल, कैजुआ प्रीमिक्सा। सुनने में कैसा लगना, वैसे है भी थोड़ा सा स्टाइलिश सा, क्योंकि आया क्या, लैटिन से आया है ना, एक लैटिन फ्रेज कह सकते हो आप, यानी लैटिन वर्ड की जैसे आते हैं ना वैसे वहां से आए, तो इसलिए थोड़ा सा, लेकिन मुझे तो ज़्यादा स्पेनिश ज़्यादा लग रहा है, ऑल्दो मुझे स्पेनिश आती नहीं है, बट कैसा है, क्या सुनने में लग रहा है, कॉजा प्रीमिक्सा। तो समझते हैं, इंपॉर्टेंट है और साथ ही बहुत ही स्टाइलिश है, तो लिखोगे तो थोड़ा इंप्रेशन तो पड़ ही जाएगा। क्या देखो, कॉजा प्रीमिक्सा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉजा प्रीमिक्सा का मतलब ये होता है कि नियरेस्ट रीजन और द एक्चुअल रीजन ऑफ इंश्योरेंस। आपको इंश्योरेंस पे कवर तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल रीजन की वजह से लॉस होगा आपको। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अपने फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट है उसको करवाया है इंश्योरेंस बाय फायर, तो आपने क्या करा हुआ है, इंश्योरेंस बाय फायर, लेकिन हो जाता है बाय थेफ्ट, चोरी हो जाती है। आपने बोला था कि मेरे गुड्स अगर जलेंगे तो जलने की वजह से अगर खराब हो जाते हैं तो मैं क्या करूंगा, आप मेरे को इंश्योरेंस दोगे, लेकिन आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं, तो यहां पे मिसमैच हो गया। जो एग्रीमेंट था वो लॉस बाय फायर था और आपका लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, तो ये कंसिडरेबल नहीं है। ओ माई गॉड मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी फॉर श्योर, देखिए ना, ओ माई गॉड में ना यही स्टाइलिश वर्ड यूज हुआ है, कॉजा प्रीमिक्सा। क्या इस वहां पर उनका क्या था कि अगर दुकान में सामान चोरी होता है वगैरह वगैरह तो इससे होगा, है ना, लेकिन हो जाता है किसकी वजह से, भूकंप की वजह से। अब भूकंप को वो डाल देते हैं एक्ट ऑफ गॉड की कैटेगरी में। वहां वो कहता है कि भाई मुझे मतलब तो मेरे लॉस से है, मेरा लॉस कैसे भी हुआ है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो कुछ ऐसी एक्टिविटी है ही नहीं ना जो हम कंट्रोल कर सकें, जैसे चोरी से हुआ नहीं, जलने से हुआ नहीं है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, तो भगवान आपको क्लेम देखेगा। मूवी आपने पूरी देखी रखी होगी, नहीं देखोगी तो जाके देखो, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो कॉजा प्रीमिक्सा का मतलब ये है यहां पर कि आपका जो एक्चुअल रीजन ऑफ लॉस है, जिसके लिए इंश्योरेंस कराया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस कराया है, अगर उसकी वजह से लॉस होगा तो ही आपको क्लेम मिलेगा, वरना आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो द कॉज और रीजन ऑफ द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में जो रीजन था, जो एग्रीमेंट बनाते टाइम हुआ है, वही अगर होगा तो यहां पर लॉस को कंसीडर किया जाएगा और क्लेम दिया जाएगा, वरना नॉट। ठीक है, और एल्स द कंपनसेशन विल नॉट बी पेड, वरना पैसा नहीं दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है। फाइन, नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्रोगेशन। अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, देखो कुछ है ना बहुत ही क्लासी पॉइंट्स होते हैं जब आप बिजनेस पढ़ रहे हो ना, तो जब आप थियोरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हो तो ना किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो वहाँ पर ना एक इंप्रेशन क्रिएट करना होता है आपको। टीचर को लग जाना चाहिए बंदे में बात तो है, मतलब इतनी अच्छी लैंग्वेज लिख रखी है, इतना बढ़िया लिख रखा है, तो बात तो है। तो ये जो शुरू के अगले पिछले 3 पॉइंट देखे ना हमने, वो तीनों पॉइंट, कॉजा प्रीमिक्सा, ठीक है, उससे पहले वाला हमारा जो पॉइंट था इंडेमनिटी, और तीसरा हम जो पढ़ने वाले सब्रोगेशन। दीज 3 पॉइंट्स आर वेरी इंप्रेसिव वर्ड्स, तो ध्यान से सुनना जरा। आफ्टर पेइंग कंपनसेशन द इंश्योरर स्टेप्स इनटू द शू ऑफ द इंश्योर्ड, मतलब उसके जूते में पैर रख लेता है। जूते में पैर क्या रख लेता है, मांग के, छीन के? नो। क्या होता है, आपके मेरे प्रोडक्ट का लॉस हो जाता है। मेरा जो अभी मैंने टेल लाइट की बात की, तो मेरी बाइक की टेल लाइट टूट जाती है, तो इंश्योरेंस वाले आए, उन्होंने देखा और सामने सामने चेंज करवाया, और जो स्क्रैप निकला वो अपने साथ ले गए। उन्होंने कबाड़े वाले को 20 रुपये में बेच दिया, लेट्स से 20 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये तो उन्होंने रिकवर कर लिए ना। तो यहां पर मैं बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहा हूं, लेस। इसी तरीके से मान लो फॉर एग्जाम्पल कि किसी कंपनी में सामान पड़ा हुआ था, लॉस बाय फायर हो जाता है और वो इंश्योर्ड था, लॉस बाय फायर होता है और वो इंश्योर्ड था, और लॉस हो जाता है 10 लाख रुपए का। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम भी देती है, 10 लाख का था लेट्स से, और 10 लाख का ही क्लेम दे देते हैं, एग्जांपल मान लेते हैं, वैसे पूरा देती नहीं है, और 10 लाख का लॉस हो जाता है। और ना उस 10 लाख में जो स्क्रैप है, स्क्रैप, वो 1 लाख का स्क्रैप कबाड़े वाले को बिक जाता है। तो वो 1 लाख रुपए अब तुम क्लेम करोगे कि हमारा सामान जलाए तो हमें दो, है ना, तुम्हारी गुद्दी नहीं पकड़ लेंगे इंश्योरेंस वाले। क्यों? तुम्हारे को 10 लाख दे दिए, चुपचाप साइड हटो। अब जो जितना भी माल बचा हुआ है ना, जला हुआ एक जली हुई चीज भी है छोटी छोटी, वो सारी इंश्योरेंस कंपनी की है, वो समझ रहे हो आप, बिकॉज दे हैव गिवन यू कंपनसेशन फॉर द लॉस इनकर्ड। जो लॉस हुआ वो कंपनसेशन दे चुके हैं तुम्हारा, तो सारा उनका है। जो भी लॉस वहां पर हुआ, जो भी स्क्रैप निकला, कुछ भी निकलेगा, एक राख तक उनकी है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है।
समझ में आ रही बात? तो यू जस्ट हैव टू स्टेप आउट। तो दैट इज व्हाई दिस टर्म इज यूज्ड, द इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इनटू योर शू। आपके जूते में पैर रख लेते हैं क्योंकि वो उनका हो जाता है सामान। समझ में आ रही बात? तो सब्रोगेशन मतलब क्या है कि एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे कर दिया है आपको इंश्योरेंस का, तो जो भी वो लॉस से रिकवर करेंगे वो सारा उनका होगा, वो सारा का सारा उनका है। जला है, फटा है, कटा है, टूटा है, वट एवर इट इज एंड हाउ एवर कंडीशन इट हैज, वो सारा का सारा उनका है। वो जो भी थोड़ा बहुत रिकवर करना चाहेंगे वो रिकवर कर सकते हैं, वो सारा उनका होगा, आपका उस पर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या है? दैट इज द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ इंश्योर्ड प्रोडक्ट ट्रांसफर फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर। जो राइट है उसका वो इंश्योर्ड से इंश्योरर के पास चला जाता है, क्योंकि उससे उसका आपका क्लेम आपको दे दिया, पैसे दे के आपका मुंह बंद कर दिया, साइड हो जाओ, सिंपल। तो इंश्योरर हैज टू राइट द सेल इट एंड रिकवर सम मनी इफ पॉसिबल। उससे अगर जितना भी उसका बन सकता है वो बना लेगा और अपना लेके चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है स्टूडेंट्स? ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है, ये चालाकी भरे वर्ड्स हैं। ठीक है, चालाकी वाली चीज़ है यहाँ पर थोड़ी सी। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसे मान लो कि मैं बहुत शातिर बन रहा हूँ और मैंने क्या किया, मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस ना 5 अलग अलग कंपनियों से करा लिया। ठीक है, तो मान लो कि मैंने क्या किया, मैंने 5 कंपनियों से, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4, कंपनी 5, 5 कंपनियों से इंश्योरेंस करा लिया अपना। ठीक है, और मैं सबको ना 2-2 हज़ार का प्रीमियम पे कर रहा हूँ, 2000 ईच, सबको 5,000 का प्रीमियम पे कर रहा हूँ। और ना मेरी बाइक का लॉस हो जाता है, चोरी हो जाती है। ठीक है, और मैंने इंश्योरेंस कराया था कितने का? 1,20,000 का। तो मैं बड़ा चालाकी से सोच रहा हूँ कि अब मुझे 1,20,000 ये कंपनी भी देगी, 1,20,000 एक ये भी देगी, 1,20,000 ये भी देगी, तो सारी कंपनी मेरे को 1,20,000 देंगी, यानी मेरे को तो 6 लाख मिल जाएंगे। ओ भाई साहब, देखा मेरा दिमाग है ना? ऐसा नहीं चलता, ज़्यादा तेज बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पर। तो ये क्या करेंगे, आपका जितना लॉस हुआ है ना बच्चों, 1,20,000 का अगर आपका लॉस हुआ है तो आपको 1,20,000 ही मिलेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले आपस में डालेंगे टीम। बचपन में खेला है तुमने वो बंदी चेन है, वो बंदी चेन बना लेंगे कि अब हम 5 मिलके इसको पकड़ेंगे, यानी हमारी जो पेमेंट होगी ना, मेरी 1,20,000 की पेमेंट, वो 5 मिलके करेंगे। हर एक इंश्योरेंस कंपनी मेरे को 1,20,000 नहीं देगा, 1,20,000 को ही 5 लोग देंगे। तो यहां पे वो क्या करेंगे, मेरे लॉस को कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में। समझ में आई बात क्या बोला मैंने? जो कंट्रीब्यूशन है उसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप चाहो, जो कि आपके ऊपर, आपके पास राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप 5 क्या 50 कंपनी से भी इंश्योरेंस करा लो अपने एक ही चीज का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको लॉस होगा ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि सारे उस लॉस के उसी अमाउंट की भरपाई आपको करेंगे, बट आपका जितना लॉस होगा वो 5 अलग अलग कंपनीज कंबाइंड होके कंट्रीब्यूट करके आपको पे करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो कंट्रीब्यूशन का ये मतलब है यहां पर। तो इफ अ पर्सन हैज taken more than one policy for some same subject, then all insurer will contribute the amount of loss proportionally for the actual loss। ठीक है, ध्यान रखना, लॉस के बराबर आपको पैसा मिलेगा, ये नहीं कि आपको उतना ही हर एक कंपनी देगी। नेक्स्ट, mitigation of loss. Mitigation of, it is the duty of insured to take care of his insured property in the same way as he would टेक केयर विदाउट अ पॉलिसी। एक सिंपल सी बात बताना, ठीक है, इसको समझाने से पहले पूछता हूँ आपसे कि अगर मान लो आपने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है कि अगर मेरे को कोई चोट वोट भी लगती है, हाथ पैर भी टूटता है, तो मैं क्या करूँगा, इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम दे देगी। तो क्या इसका ये मतलब है कि मैं जाके बाहर आते हो ट्रक को टक्कर मारो तो मेरा इंश्योरेंस है, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, तेरे भाई को टेंशन नहीं है, तेरे भाई का इंश्योरेंस है, जाके अपना हाथ तुड़वा लूंगा, सर फोड़ लूंगा, सर मार रहा हूँ कहीं पे? ऐसा तो नहीं होता ना? ऐसा करते हो क्या? ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है, मैंने इंश्योरेंस करा रखा है और जाके अपना सर फुड़वाऊंगा जस्ट बिकॉज की इंश्योरेंस है? नहीं ना। सिमिलरली सेम चीज अप्लाई होती है किसी भी एसेट, किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी चीज के ऊपर। ये आपका धर्म है, ये आपका कर्तव्य है, ये आपका ऑब्लिगेशन कह लो आप अपने ऊपर, क्या कि आपके पास जो भी चीज़ है जिसका आपने इंश्योरेंस करा रखा है उसको आपको अपने की तरह ही ट्रीट करना है। ऐसे नहीं ट्रीट करना है कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा तो दे ही देगी, रफ यूज़ करो, नहीं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दिस स्टफ एज इट वॉज विदाउट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिना जैसे उसकी केयर करते थे वैसे ही इंश्योरेंस के बाद भी उसको केयर करोगे, ये आपकी ड्यूटी है। ऑल्दो ऐसा कोई रूल नहीं है, लॉ नहीं है, आपको कोई देखने नहीं आ रहा है, ट्रैक नहीं कर रहा है, लेकिन दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है? तो इट इज ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड टू टेक केयर ऑफ हिज
इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट पॉलिसी। जैसे विदाउट पॉलिसी उसका केयर करोगे, वैसे ही पॉलिसी के साथ उसका केयर करना आपका धर्म है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट्स, यहां तक हमने कर लिया है और ये हमारे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। एंड आई एम होपिंग एंड श्योर मे बी कि आपको ये समझ में आएगा, बट फिर भी ऑप्शन, अगर आप यहां तक वीडियो में बने हो तो आई एम श्योर आप लोग पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस हो, राइट। तो करना क्या है कि इवन द सिंपलेस्ट ऑफ वर्ड विच यू हैव डाउट इन, राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। बिलीव मी, उस एक वर्ड के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। एक्सप्लेनेशन ही तो होगी, क्या चाहता है स्टूडेंट्स, पढ़ाना तो मजे वाली बात है यार। थोड़ा सा इंटरेस्ट आप दिखाओ, थोड़ा मैं दिखा रहा हूं इंटरेस्ट, एंड बिलीव मी विल मेक इट लाइक दिस, चुटकियों में, समझ रहे हो आप। तो बस क्या करना है, थोड़े से अपना एक अवेयरनेस रखनी है, अपने डाउट्स को पता करना है और मुझे कमेंट में लिखना है, और थोड़ा सा फील फ्री करना है टू आस्क यू डाउट्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, नो इश्यूज, राइट मी इन द कमेंट, बिंदास, नो इश्यूज। तो आई होप ये क्लियर है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर की, और उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वीडियो में बने रहो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको किस चैप्टर में ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, क्या ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप मुझे बताओ कमेंट्स में, और मैं आपको उसके ऊपर मस्त इजी तरीके से वीडियो बना के दूंगा, लाइफ से रिलेट कर दूंगा। और जैसे आपकी वीडियोस लाइफ से रिलेट होती है ना, वैसे चीजें इजी हो जाती हैं, ये ध्यान रखना आप। बात समझ में आ रही है? तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ, बाय बाय।